नमस्कार साथियों, कल शनिवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और ये एफआईआर कर्नाटक में दर्ज हुआ है। बेंगलुरु की एक निचली अदालत के कहने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और ये एफआईआर उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन उगाही की थी। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग न्यायालय से की थी, जिसके चलते शुक्रवार को निचली अदालत, बेंगलुरु की एक निचली अदालत ने कहा कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। और साथ ही साथ ये एफआईआर केवल निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज नहीं हुई है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो निर्मला सीतारमण के साथ साथ ईडी के कई अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और राज्य में और देश में जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके कई पदाधिकारियों के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज हुई है। और ये एफआईआर इलेक्टोरल बॉन्ड से जो धन उगाही का मामला है उसको लेकर के उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव से पहले, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और एसबीआई को निर्देश दिया था कि वो सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा कर दे ऐसा करके। और इसके चलते हमने देखा था कि किस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा इलेक्शन से पहले ना फूटे और सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है डंडे बरसा रही थी सरकार के ऊपर भी और एसबीआई के ऊपर भी, और जिसके चलते फिर एसबीआई को जो है सार्वजनिक करना पड़ा था पूरा डाटा, जबकि एसबीआई भी समय मांग रहा था, सरकार भी जो है इलेक्शन हो जाए उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के हलक में उंगली डाली और सारी जानकारी एक क्लिक से जो है साझा हो गई और उसके पश्चात से भारत की वर्तमान सरकार घिरती गई इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर के और अभी भी घिरती हुई नजर आ रही है। और अब तो देश की वित्त मंत्री के खिलाफ ही जो है एफआईआर दर्ज हो गया है और उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से जबरदस्ती धन उगाही की है, यानी कि उनके ऊपर पैसे की उगाही, बॉन्ड उगाही का आरोप लगा है। आप देखिएगा, ये जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है कि बेंगलुरु की एक अदालत के निर्देश के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आप देखिए, पुलिस के मुताबिक एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ईडी अधिकारियों और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं इनके खिलाफ लगी है उससे आप समझिएगा। 384 धारा 384 जबरन वसूली के लिए सजा, मतलब जबरन वसूली का आरोप इनके ऊपर लगा है। आप देखते हैं, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने निकल करके आया था तब से जो है एक गैंग गिरोह बताया गया था नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी को उस गिरोह का सरदार बताया गया था। पहले ये धन उगाही करने के लिए ईडी के अधिकारियों को भेजते थे, सीबीआई के अधिकारियों को भेजते थे डराने धमकाने के लिए, बड़े उद्योगपतियों के यहाँ, फार्मा कंपनी के मालिकों के यहाँ और धन्ना सेठों के यहाँ। और जब ईडी सीबीआई डरा धमका करके आ जाती थी तो फिर उसी डर धमकी के चलते बाद में वो कंपनी और वो अधिकारी जो है बॉन्ड खरीद लेते थे और फिर उस बॉन्ड में चुनावी चंदा दे दिया करते थे। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को प्राप्त हुआ था और ईडी सीबीआई सरकार के कहे अनुसार ही काम करती है। और अगर ईडी सीबीआई ने किसी को धमकाई है, यानी कि किसी धन्ना सेठ को, किसी बड़े उद्योगपति को अगर धमका के आई है, डरा के आई है और उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, उसके बाद उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और चंदा दिया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे से किसको पैसा गया होगा, भाजपा को गया होगा। तो इस प्रकार का जो खेल चल रहा था और ये सारी जानकारी जब सामने निकल करके आई थी तो पूरे देश भर के लोगों ने इस पर थू-थू की थी और ये कहा था कि एक प्रकार से मोदी सरकार गिरोह गैंग की तरह काम कर रहा था और जो है उनको डरा धमका करके पैसे वसूल रही थी। ये सारे आरोप उनके ऊपर लगे थे। इसी वजह से निर्मला सीतारमण के खिलाफ धारा 384 जबरन वसूली के लिए सजा, ये इसके तहत धारा दर्ज हुई है। और धारा 120 बी आपराधिक साजिश के साथ धारा 34 सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको मैं बता देना चाहता हूं ये पूरा का पूरा मामला कैसे आया। तो जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदेश अय्यर ने सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई है। तो ये जो
जनाधिकार संघर्ष परिषद के अध्यक्ष हैं आदेश अय्यर। इन्होंने ही शिकायत लेकर के न्यायालय के पास गए थे और न्यायालय ने फिर बाद में कहा कि सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, तो उन्हीं के चलते जो है ये एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मामला मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से वित्त मंत्री एक उगाही का काम कर रही थी, एक चंदा उगाही इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए ये काम कर रही थी ईडी अधिकारियों के साथ मिलकर के और भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर के। तो ये यहाँ पर बड़े सवाल निकल करके आते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बच गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया तो उसके जरिए जो धन वसूला गया था उसे भी असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए था और उसके पीछे फिर छानबीन कार्रवाई बैठाई जानी चाहिए थी। और अगर ऐसा होता तो ये जो इनके सरदार हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके समेत पूरी की पूरी सरकार जेल में होती और साथ ही जितने भी पार्टियों को चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला था उनके सारे बड़े अधिकारी, सारे बड़े नेता जो हैं जेल की सलाखों के पीछे होते। केवल भाजपा के ही नेता और यही सरकार के लोग जेल में नहीं होते, अन्य पार्टियों जिन्होंने चंदा मिला, जैसे कि आप देखेंगे टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को भी सर्वाधिक चंदा मिला था भाजपा के बाद, तो ये सारे बड़े नेता जो हैं जेल में होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया और इसी के चलते ऐसे कई लोग जो अब धीरे धीरे सामने निकल करके आ रहे हैं, जिनको जबरदस्ती बॉन्ड खरीदना पड़ा था, जिनको डराया धमकाया गया था ईडी सीबीआई के माध्यम से और जिनको जबरदस्ती पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हीं में से एक हैं आदेश अय्यर, जनाधिकार संघर्ष परिषद के अध्यक्ष, जो अपनी शिकायत लेकर के अदालत के पास गए थे, बेंगलुरु की एक अदालत के पास, निचली अदालत के पास गए थे और निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए यह कहा कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और साथ ही साथ ईडी के कई अधिकारी और भाजपा पदाधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। और यह पूरा आदेश जो है मिलने के बाद उनके खिलाफ कल शनिवार को एक थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल निकल करके आता है कि क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मतलब एक अच्छे से पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से विपक्षियों के खिलाफ आरोप लगते हैं, राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया जाता है उनके एक भाषण को लेकर के, एक निचली अदालत की सुनवाई के दौरान सुनवाई को लेकर के उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, जिस तत्परता से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, अपने विरुद्ध उठने वाले आवाजों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो क्या उसी प्रकार की कार्रवाई ये कानून और सरकार करेगी निर्मला सीतारमण के खिलाफ, ईडी अधिकारियों के खिलाफ, भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ? ये सवाल निकल करके आता है, क्योंकि आप देखेंगे एफआईआर दर्ज कर देने से ही मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तो सवाल निकलेगा ना, क्योंकि हम देखते हैं लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जब से निकल करके आया है बाहर, जब से सार्वजनिक हुई है सारी डेटा है, तब से हमने देखा कि कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो चंदा देती हैं और उस चंदे में इन्वॉल्व रहती हैं और उसके पश्चात उसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी ऐसी 53 दवाएं हैं जो टेस्ट में फेल हो गई हैं और नकली दवाओं के रूप में मार्केट में बेची जा रही हैं। इस मुद्दे पर मैं आपको लेकर के जाता हूं और समझाता हूं कि इसका संबंध इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे है और किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि अभी भी कई लोगों को ये लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हमको क्या नुकसान हुआ होगा, हमको कौन सी इससे चीड़ होने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत क्यों है, अब मैं आपको आपकी सेहत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। आपको ये खबर पढ़नी चाहिए, बुखार, डायबिटीज़, बीपी कि 53 दवाएं टेस्ट में फेल, धड़ल्ले से बिक रही फेक मेडिसिन, यानी कि नकली दवाएं धड़ल्ले से बिक रही थी। और इसके पश्चात ये जो दवाएं हैं जो टेस्ट में फेल पाई गई हैं, उनमें से अधिकतर उन कंपनियों की दवाएं हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया था पार्टियों को। बात समझ में आ रही है आपको? अभी मैं आपको एक एक करके उन कंपनियों का नाम भी बताऊंगा और उनकी कौन सी दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं और उस कंपनी ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया था, वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन आपको केवल यहां नकली दवाओं के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूं मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड से इन कंपनियों ने चंदा दिया है या सरकार ने जबरदस्ती उगाही की है या डरा धमका करके उगाही की है, उसका परिणाम आम जनता के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? तो अभी आप देखेंगे तो दवाएं भी लगातार महंगी होती जा रही है। कैसे महंगी होती जा रही है, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक दवा है, देखिए टेबलेट, ये टेबलेट पहले
195 में मिल रही थी। सितंबर 2020 में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था और अक्टूबर 2020 में, एक महीने बाद जब उसी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो दवा 350 में बिकने लगती है। यानी कि 155 रुपये का इजाफा इसी टैबलेट में हो जाता है एक महीने में। इतना कैसे एक महीने में इसका मूल्य बढ़ गया? एक महीने में इसका मूल्य, इसका दाम जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं। ये असर है इलेक्टोरल बॉन्ड का, क्योंकि फार्मा कंपनियां ने भर भर के चंदा दिया था, करोड़ों का चंदा जो है चुनावी पार्टियों को दिया था, और इसी वजह से उन कंपनियों ने बाद में अपनी दवाओं को महंगा कर दिया, या फिर उन्होंने अपनी दवाओं में मिलावट शुरू कर दिया और डुप्लीकेट दवाएं भी बनानी शुरू कर दी। यानी कि तीन नुकसान, एक तो दवा महंगी भी हो गई, दवाओं में मिलावट भी होने लगी और नकली दवाएं भी आने लगी। आप अपने परिवार के किसी सदस्य का एक उदाहरण लेकर के देख लीजिए। आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, उसकी तबीयत खराब है और आप दवा खरीद करके आ रहे हैं मार्केट से, मेडिकल से, और आपको नकली दवा लेकर के जाना पड़ रहा है और उसी नकली दवा को खाने के बाद आपके परिजन की मृत्यु हो जा रही है, तब आपको कैसा लगेगा? इन सब चीज़ों को तो आपको बारीकी से समझना होगा ना। इन सारी चीज़ों को आप समझ क्यों नहीं पाते हैं? आपको क्यों समझ में नहीं आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो धंधा हुआ है देश में, उससे कितना नुकसान इस देश को हुआ है, उससे कितना नुकसान इस देश की जनता को हुआ है। खाली आप अपने शेर को पालने के लिए आप अपने परिवार के जीवन को तो दांव में नहीं लगा सकते हैं ना। आप केवल धर्म की राजनीति में भटक करके इन सारी चीज़ों को तो भूल नहीं सकते हैं ना। सवाल तो आपको सरकार से करना होगा। अब मैं आपको उन कंपनियों का नाम बताने जा रहा हूं जिन्होंने सर्वाधिक चंदा दिया। बीजेपी को सर्वाधिक चंदा दिया। बीजेपी को कितना चंदा मिला? फार्मा मेडिकल की शीर्ष 5 कंपनियां जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया: टोरंटो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, सिप्ला, अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया भाजपा को सर्वाधिक। और ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नकली दवाएं भी बनाई हैं, यानी कि टेस्ट में फेल भी पाए गए हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि 53 दवाएं डायबिटीज की, बुखार की जो है नकली पाई गई है। तो ये कैसे मामला सामने आया, तो आपको मैं बताता हूं। तो ये नकली दवाओं का खुलासा कैसे हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। और उन्होंने बताया है कि 53 ऐसी दवाएं हैं जो टेस्ट में फेल पाई गई हैं, जिनमें से आप नॉर्मली जो पैरासीटामोल लेते हैं, पैन डी लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, उनके सहित 53 दवाएं क्वालिटी चेक पे फेल पाई गई हैं। यानी कि इन दवाओं का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से चिंता पैदा कर रही हैं। और इन दवाओं को बनाने वाली वही कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है। अब मैं आपको उन कंपनियों का नाम बताने जा रहा हूं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है और उनकी दवाएं टेस्ट में फेल पाई गई हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे टोरंटो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं। और ये दवाएं, ये जो कंपनी है वो 61 करोड़ 77 करोड़ रुपए में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दी है। 77 करोड़ रुपए में से 61 करोड़ भारतीय जनता को इन्होंने जो है चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। दूसरा देखिए सिप्ला लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है इनका। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं और इस कंपनी ने 39 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और जिनमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए और 2.2 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को दिए गए। इसी प्रकार से सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात करें, मुख्यालय मुंबई में है। 2020 से 2023 के बीच इस कंपनी के 6 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं। 6 बार जो है इनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं और इस कंपनी ने 31 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और ये सारे बॉन्ड कंपनी ने बीजेपी को दिए हैं। इसी प्रकार से चौथा जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई में है। 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। और रेमडेसिविर का नाम आपने सुना होगा, तो कोरोना काल में इस दवा का उपयोग किया जाता था कोरोना के उपचार के लिए। और किस प्रकार से कोरोना में जो लोग मरे थे
तो हो सकता है इस रेमडेसिविर नकली दवा के कारण भी मरे होंगे। इनको समझिए। 2022 से 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, 18 करोड़ रुपए बीजेपी को, 8 करोड़ सिक्किम क्रांति मोर्चा को और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड, हेटेरो लैब्स लिमिटेड, इस कंपनी का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। 2018 से 21 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं और इस कंपनी ने 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीआरएस को और 5 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को दिए। इसी प्रकार से इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। इस कंपनी की बनाई गई दवा एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हुआ और इस कंपनी ने 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और ये सारे बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दे दिए गए। समझ रहे हैं आप, सारे अधिकांश जो बॉन्ड के पैसे जा रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। फिर 7वां देखिए, आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई में है। 2008 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टेबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड भाजपा को दी है इसने और 3.5 करोड़ के बॉन्ड सिक्किम क्रांति मोर्चा को दी है इसने। फिर 8वां देखिए, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई में है। 2022 से 23 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए। 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं और इस कंपनी ने 2022 में 9 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, सभी बॉन्ड भाजपा को गए। तो इस प्रकार से ये लिस्ट लंबी है, आगे भी और कई कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा, पैसा दिया और इसके पश्चात जो है इसके बाद भी और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है और छापेमारी के बाद चंदा दिया है। इनकी लिस्ट लंबी है, आप गूगल में टाइप करके इनकी खबरों को पढ़ सकते हैं। तो ये मुद्दा आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होगा और आपको समझना भी जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हम आप देखते हैं अभी हाल ही में तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी पाए जाने की पुष्टि हुई, गाय सुअर के मांस पाए जाने की पुष्टि हुई, तो पूरे देश ने उसके खिलाफ आवाज उठाया और आवाज उठाया भी जाना चाहिए था क्योंकि धर्म की भावनाओं को इस प्रकार से हाथ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी आप देखते हैं आपकी अपनी दवाओं के साथ मिलावट हुआ, आपकी अपनी दवाएं नकली मार्केट में आ गई, उसके खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाया। धार्मिक मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए आप सामने आ जाते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत और अपने परिवार की जान पर जब आ गई है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप नहीं आते हैं। ये आपकी समझ को बताता है और हमको ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे लिए अभी भी कौन से मुद्दे जरूरी हैं। धार्मिक मुद्दे हमारे लिए अभी भी जरूरी हैं और आसानी से इन सारे मुद्दों को लेकर के राजनेता हमको भटका लेते हैं और अभी इन सारी मुद्दों को आप कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे क्योंकि हमको भूलने की आदत है। कोई दूसरा मुद्दा सामने आ जाएगा, अभी सरकार फिर से आपको हिंदू मुस्लिम में उलझा देगी और आप फिर ही उन मुद्दों में चले जाएंगे। खैर जो भी है देखते हैं हम आगे चल करके। अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है निर्मला सीतारमण के खिलाफ, ईडी अधिकारियों के खिलाफ और भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ, तो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये मामला भी देखने को मिले। तब तक के लिए देखते हैं। मैं पुष्पेंद्र पटले, बने रहिए पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।